सुना, ये चंद्रचूड़ साहब ने इंटरव्यू में बोला कि भाई अब ये उमर खालिद, बीबीसी के इंटरव्यू में, उमर खालिद का केस हम क्या करें, वो तो उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अरे भाई आपने चीफ जस्टिस का पद का दुरुपयोग करके वो केस जो बेला त्रिवेदी के सामने नहीं जाना चाहिए था, मोदी की लॉ सेक्रेटरी जो रह चुकी हैं, जो जज सुप्रीम कोर्ट में है, उनके कोर्ट में भेज दिया। आपको अच्छी तरह से पता था कि भाई ये जो जज है बेला त्रिवेदी, इसने कभी किसी केस में, एक केस में भी कोई रिलीफ सरकार के खिलाफ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनके पास नहीं जाना चाहिए था, आपने भेज दिया। तो से सरकार के कहने पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से अरेस्ट करे, बिल्कुल मुस्लिम्स को खासकर टारगेट करके, एक्टिविस्ट जो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे थे, माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठा रहे थे, उनको टारगेट करके उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ चार्जशीट्स वगैरह फाइल करी। अब होता यह है कि एक केस में तो अभी वो फिल्म में आपको बताया कि जज ने बोला पुलिस कमिश्नर से कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ, बेईमानी से हुआ लगता है, और इसमें आप पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन लिया गया नहीं लिया गया पता नहीं। लेकिन ज्यादातर केस में, जैसे बीबीसी फिल्म में दिखाया कि 80% केसेस एक्विटल में हो गए, मतलब 100 में से करीब 80 में एक्विटल हो गया। अब जब एक्विटल होता है तो जज का ये दायित्व है ये देखना कि भाई एक्विटल क्यों हुआ है। विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, उनके पहले जो 161 के बयान जो पुलिस ने रिकॉर्ड करे वो बेईमानी से करे थे, झूठे बयान रिकॉर्ड करे गए थे या नहीं, या एकदम फ्रेम किया गया, मतलब झूठे तथ्य लाकर, झूठे बयान रिकॉर्ड कराकर फ्रेम किया गया लोगों को, और बेकार के लिए, जैसे मदन लोकुर साहब ने बोला इस फिल्म में कि जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुआ, आप अरेस्ट कर लेते हैं एफआईआर रजिस्टर करते ही। तो इन सब केसेस में जजों का दायित्व है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को जवाबदेह ठहराएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। जब तक ये नहीं होएगा तब तक ये सब सिस्टम चलता रहेगा। देखिए, कई साल पहले प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के कई इंपॉर्टेंट आदेश दिए थे, जिसमें एक ये भी था कि पुलिस कमिश्नर या जो डीजीपी है उसका अपॉइंटमेंट एक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट तरीके से किया जाए। यूपीएससी 3 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करेगी, उसमें से सरकार सेलेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये राकेश अस्थाना को बना दिया गया था, उनका गुजरात से दिल्ली कैडर ट्रांसफर किया गया, 4 दिन उनके रिटायरमेंट के थे, उसके बाद उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद उनको पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तीनों चीजें सारे रूल्स के खिलाफ करी गई और यूपीएससी के थ्रू तो उसको ले जाया ही नहीं गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे पुलिस रिफॉर्म्स के, सबको फ्लाउट किया जा रहा है। और पुलिस रिफॉर्म्स इसलिए कराया गया था कि पुलिस जो है सरकार से कम कुछ इंडिपेंडेंस रखे, लेकिन वो नहीं उसको लागू किया जा रहा। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट पिटीशंस पेंडिंग है, लेकिन उनकी सरकार उनको आदेश दे रही है और सरकार के तहत उनको चलाया जा रहा है। टॉप लोगों को सरकार जैसे इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर रही है, उसी तरह से पुलिस चीफ्स को अपॉइंट कर रही है, जिसको चाहे जो उनका काम करेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी विफल हो रही है या कुछ कर नहीं रही है, और उसके भी कई कारण हैं, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। देखिए, एक तो खैर अरुण जेटली ने बहुत साल पहले बोला था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का लालच देके बहुत सारे जजों को सरकार जो है अपने साथ कर लेती है, उनकी निष्पक्षता खत्म कर देती है।
जैसे गोगोई साहब को अयोध्या का जजमेंट, रफाल का जजमेंट देने के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। एक और जज जो अयोध्या में थे, नजीर साहब, उनको गवर्नर बना दिया गया। एक और जज पहले थे जिन्होंने अमित शाह को रिलीफ दिया था, सदाशिवम साहब, उनको भी गवर्नर बना दिया गया। एक और अरुण मिश्रा जिन्होंने कम से कम 20 फैसले अडानी और सरकार के हक में किए हो, एक भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं किया अपने पूरे टेन्योर में, उनको एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। खानविलकर साहब जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और ड्रैकोनियन बना दिया, उनको लोकपाल बना दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो सरकार ने करी है, इस भाजपा सरकार ने, ये निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहे। कानून ये कहता है कि जजों की नियुक्ति जो है अब सरकार नहीं करेगी, सीनियर 5 जजों का कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजों का कोलिजियम करेगा। सरकार के पास बस एक अख्तियार है कि अगर उनको उनमें से नाम जो रेकमेंड करे हैं उनको उनमें कोई आपत्ति है तो एक बार वो नाम वापस भेज सकती है आपत्ति जताकर। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली रीटरेट करता है उन नामों को तो सरकार को अपॉइंट करना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कोलिजियम कुछ जजों को रेकमेंड करता है, सरकार उस पर बैठी रहती है, ना नोटिफिकेशन इशू करती है, ना ही वापस भेजती है आपत्ति के साथ, सालों साल बैठी रहती है। कभी कभी जब चीफ जस्टिस फॉलो अप करता है कि भाई आप ये बता क्यों नहीं रहे, इस पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं इशू कर रहे, या आपत्ति जताइए या नोटिफिकेशन इशू करिए, तब सरकार कई बार आपत्ति जताकर वापस भेजती है। उसके बाद कई बार दर्जनों ऐसे केस हैं हमारे सामने जिसमें कोलिजियम ने यूनानिमसली रीटरेट भी कर दिया कि भाई नहीं, हम ये चाहते हैं कि इन्हीं की नियुक्ति हो, इसी जज की नियुक्ति हो, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं इशू होता, सालों साल तक नहीं इशू होता। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को ही कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए लॉ मिनिस्टर के खिलाफ, या जो भी लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी नोटिफिकेशन नहीं इशू कर रहा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं अभी तक जुटा पाए हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि कोई कंटेम्प्ट एक्शन ले। तो इसके वजह से सरकार को खुली छूट मिली हुई है कि जो भी उनको लगता है कि भाई ये जज इंडिपेंडेंट होगा या हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा सरकार के साथ, उसका वो नोटिफिकेशन ही नहीं करते, उसको अपॉइंट ही नहीं होने देते। लेकिन तीसरा जो सबसे खतरनाक तरीका सरकार ने अख्तियार किया है वो ये है कि हर जज के ऊपर एक डोजियर बनाया जाता है। सारी एजेंसीज को कह दिया गया है, आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सबको कह दिया गया है कि भाई सारे जजों के ऊपर डोजियर बनाओ, और पुलिस सबको। अब वो डोजियर बनाते हैं उन जजों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में, उनके वाइफ वगैरह के बारे में। अगर कोई भी कमजोरी किसी जज की पकड़ में आ जाती है तो उस कमजोरी को इस्तेमाल करके उस जज को ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर वो जज चीफ जस्टिस हो और उसको आपने सक्सेसफुली ब्लैकमेल कर लिया तो फिर आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है सिर्फ एक जज ही नहीं है, बल्कि वो ये तय करता है कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। अभी आपने सुना ये चंद्रचूड़ साहब ने इंटरव्यू में बोला कि भाई अब ये उमर खालिद, बीबीसी के इंटरव्यू में, उमर खालिद का केस हम क्या करें, वो तो उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अरे भाई आपने चीफ जस्टिस का पद का दुरुपयोग करके वो केस जो बेला त्रिवेदी के सामने नहीं जाना चाहिए था, मोदी की लॉ सेक्रेटरी जो रह चुकी हैं, जो जज सुप्रीम कोर्ट में है, उनके कोर्ट में भेज दिया। आपको अच्छी तरह से पता था कि भाई ये जो जज है बेला त्रिवेदी, इसने कभी किसी केस में, एक केस में भी कोई रिलीफ सरकार के खिलाफ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनके पास नहीं जाना चाहिए था, आपने भेज दिया। तो अगर चीफ जस्टिस किसी भी तरह से सरकार के हाथ में आ जाए तब फिर समझ लीजिए कि आधी जुडिशरी सरकार के हाथ में आ चुकी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
और इसको डील करने के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी होगी, जनता को आवाज उठानी होगी। मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि जब जुडिशरी की तरफ से, और मैं कोशिश भी करता हूँ यही बात करने की, कुछ गलत काम हो तो उसका बहुत जम के क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब कोई वो अच्छा काम करे तो उसका उनकी सराहना होनी चाहिए। तब जाकर हम देखते हैं कि कई बार जुडिशरी जो है ठीक काम करने लगती है। लेकिन ये हम लोगों का काम है कि भाई हम बिल्कुल अपनी पैनी नजर जुडिशरी के ऊपर रखें, और जहां जहां हम देखें कि वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी सराहना करें, जहां देखें कुछ गलत काम हो रहा है तो हम उसकी कड़ी आलोचना करें। ये बहुत जरूरी है। तो जब तक ये सब नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते, इस तरह के बेईमान पुलिस ऑफिसर जो झूठे केस बना रहे हैं या गलत अरेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, या फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अगर हम बरकरार नहीं रख पाते, तब तक इस सिस्टम को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। जब फांसीवाद आता है तो उसके लिए लोगों को, और ये बिल्कुल फांसीवाद का दौर है इस देश में, तो लोगों को बहुत कमर कस के खड़ा होना पड़ता है। कई बार कई सैक्रिफाइसेस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। जेल जाना तो आम बात है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इतने लोग जेल गए। जब मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा चल रहा था तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई जेल जाने में क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, तुम्हारे ग्रैंडफादर जेल गए थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, मैं जेल गया था 144 के वायलेशन में। तो अब लोगों को, क्योंकि अब तो ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं होने दे रहे, सब जगह 144 वगैरह लगा रखी है। लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जब बहुत लोग सड़कों पर निकलेंगे प्रोटेस्ट के लिए या किसी और चीज के लिए, तो सरकार के लिए भी आसान नहीं होता कि वे हजारों लोगों को जेल में डाल दें। तो इसलिए लोगों को कमर कस के जेल के लिए तैयारी करके और तब आगे निकलना होगा। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह की चिंता नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जब हम सही बात करते हैं तो किसी जज की हिम्मत नहीं है कि आपको कंटेम्प्ट में अंदर भेज दे। पर ये सोच के और सही बात कहनी चाहिए। जब क्रिटिसिज्म करना चाहिए तो सही इशू पर क्रिटिसिज्म करना। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।